एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए तो फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट होने के साथ ही साथ ये इंटरेस्टिंग भी है ना। देखो, फिगर ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच डेफिनेटली आपके टीचर पोस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लेक्चरर पोस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमको बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना। डेफिनेटली आपके हर एक एग्जाम में, स्पेशली अगर ये सिलेबस में है ना, तो आपके एग्जाम में ये वाला टॉपिक से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं कि क्या कुछ विशेष बातें हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच तो होता क्या है। हिंदी ग्रामर में अलंकार पढ़ते हैं। हिंदी ग्रामर में हम क्या पढ़ते हैं, जो अलंकार पढ़ते हैं ना, उसी को लगभग उसी के जैसे चीजों को है ना इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच के रूप में जानते हैं, है ना। अलंकार वाले जो सेंस होता है, अलंकार जो होता है हिंदी ग्रामर में, इंग्लिश में हम उसको फिगर ऑफ स्पीच के रूप में देखते हैं। अब जो चीजें हम वहां पढ़ते हैं, लगभग वही चीजें, उसी तरह की चीजें हम इंग्लिश के फिगर ऑफ स्पीच में देखेंगे। होता क्या है फिगर ऑफ स्पीच, तो देखो ये ना किसी भी राइटिंग्स के, कोई भी राइटर अपना कोई भी राइटिंग्स, कोई पोयम या कोई प्रोज, कोई कहानी, कोई कविता लिख रहे होते हैं इंग्लिश में, है ना। तो लिखावट जो राइटिंग्स है, उनको अगर सीधा सीधा लिख दिया जाए, किसी भी बात को ना सीधा सीधा बता दिया जाए, तो उतना ज्यादा एकदम उसमें इंटरेस्ट नहीं जमता, वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता, या बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता वो। लेकिन राइटिंग्स को इफेक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा प्रभावशाली बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, उसमें कुछ विशेष वर्ड्स डाले जाते हैं, कुछ विशेष वर्ड या फ्रेजेस यूज में लाया जाता है, यूज किया जाता है, जिनसे जो उनका लेखन है, जो उनका राइटिंग्स है, जो भी लिखा है, चाहे कोई पोयम हो चाहे कोई प्रोज हो, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो सके, इंटरेस्टिंग हो सके। कुल मिलाकर बात यह हो जाती है कि फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसे वर्ड का यूज है ना, एक ऐसा आर्ट है जिनके थ्रू जो राइटर्स है, वो अपने राइटिंग्स को ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्टिंग अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहां देखो, ही इज वेरी ब्रेव, अगर हम बोले ही इज वेरी ब्रेव, है ना, वह बहुत बहादुर है, तो वो सिंपली एक सेंटेंस है, ज्यादा कोई बहुत खास चीज उसमें देखने को नहीं मिल रहा है, सिंपली बोला गया है ही इज वेरी ब्रेव। लेकिन इसी बात को ना, ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, ठीक है, वह लॉयन के जैसा, शेर के जैसा बहादुर है। अगर ये इसी बात को, वह बहुत बहादुर है, ठीक है भाई, वह बहुत बहादुर है, उसी बात को ना वह शेर के जैसा, ठीक है, शेर जैसा बहादुर है, शेर के जितना बहादुर है, ही इज एज ब्रेव एज अ लॉयन, तो थोड़ा सा ना ये अगर इस तरह से बोलते हैं ना, तो सेंटेंस में थोड़ा सा और वजन आता है, ठीक है। तो इसी तरह से किसी भी वाक्य को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ब्यूटीफाई करने के लिए, वजनदार बनाने के लिए, मसालेदार बनाने के लिए जो वर्ड्स का यूज किया जाता है, जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है, उन्हीं वर्ड्स को, उन्हीं फ्रेजेस को हम फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत सारे इनके टाइप्स है, बहुत सारे डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच हम देखते हैं। तो स्पेशली हमारे एग्जाम की व्यू से जो फिगर ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट होते हैं ना, उन सारे फिगर ऑफ स्पीच को देखने की कोशिश करेंगे हम, है ना। जो टॉपिक, जिन टॉपिक से ज्यादा चांसेस होते हैं हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनने का, उन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन चर्चा करेंगे। होप आपको फिगर ऑफ स्पीच अभी तक क्लियर हो गया होगा। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, किसी भी राइटिंग्स को, चाहे पोएट्री हो या प्रोज हो, है ना, उनको ब्यूटीफाई करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा सा बढ़िया अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, जिन वर्ड्स का, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है सुंदर बनाने के लिए, है ना, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं वर्ड्स को फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। हिंदी में इसको हम किस रूप में जानते हैं, अलंकार के रूप में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं सभी मेन फिगर ऑफ स्पीच को, है ना, कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जिनको हमको जानना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो आप देख पा रहे हैं वो है सिमिले। क्या है, सिमिले, है ना। सिमिले, सिमिले का मतलब होता है, अगर हम इसको अलंकार के दृष्टि से देखें ना, जो हम हिंदी में पढ़ते हैं, तो ये होता है उपमा अलंकार, जो आप पढ़ते हैं, है ना, उपमा, उपमा देना, ठीक है, वो सिमिले कहलाता है इंग्लिश में। किसी को किसी का उपमा देना, किसी का किसी से तुलना करना, वही उपमा कहलाता है, वो सिमिले कहलाता है। ठीक है, इसमें कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन, तुलना होता है। ठीक है, किसका तुलना होता है, किसी एक चीज का तुलना दूसरे चीज से किया जाता है, उनके कोई विशेष गुण, क्वालिटी के हिसाब से। ठीक है, जैसे अगर कोई बहुत तेज दौड़ता है, तो हम उनको बोल देते हैं कि वह ना चीता के जैसा दौड़ता है, ही रन्स लाइक अ चीता, लाइक अ टाइगर। ठीक है, अब यहां पर जो तुलना होता है ना सिमिले में, उसमें तुलना दो शब्दों को लेकर होता है, एज या लाइक से, एज या लाइक से। ठीक है, ही रन्स एज अ लॉयन, ही लुक्स एज अ लॉयन, अगर हम बोले
या हिरन्स लाइक अ टाइगर बोले, है ना। तो किसी भी चीज का तुलना करना एज या लाइक के साथ, वो किस में होता है, सिमिली में होता है। दूसरा है मेटाफोर। क्या है मेटाफोर ना, जो आप अलंकार में रूपक अलंकार पढ़ते हैं वो मेटाफोर है ना। इसमें किसी भी जो कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, किसी का भी तुलना यहां भी होता है, लेकिन यहां पर ना डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। क्या होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन। तुलना तो यहां भी होता है लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन कैसे, किसी को किसी के जैसा नहीं बताना, बल्कि ना उसी रूप में किसी को उनका तुलना कर देना। ठीक है, जैसा हम बोल देते ना कई बार, हिज आईज आर स्टार्स, है ना, उनकी आंखें कैसे, क्या है, स्टार्स है उनकी आंखें। ठीक है, या उनका जो दिल है ना वो कैसा है, सोने का दिल है, चांदी का दिल है, पत्थर का दिल है ना। ऐसा हम बोल देते हैं ना, मतलब हार्ट को डायरेक्ट क्या कर देते हैं, किसी एक चीज से उससे उसको तुलना कर देते हैं, कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। ठीक है, के जैसा नहीं बल्कि उसी रूप में बोल दिया जाना ही क्या है, मेटाफोर है। सभी चीजों को ना हम डिटेल में समझेंगे, बट एक बार सभी देख लेते हैं। पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को ना, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग बींग्स की क्वालिटीज दे दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखें, है ना, अगर हम बोले कि द सन स्माइल्स अपॉन अस, है ना, द सन स्माइल्स अपॉन अस, सूर्य हम पर हंसता है, सूर्य हम पर हंसता है। हालांकि सूर्य हंसते नहीं है ना, लेकिन उसको ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी है ना, दे दिया जाता है। तो किसी भी निर्जीव चीजों में ना जीवित चीजों जैसा, जीवित प्राणी जैसा, है ना, क्वालिटीज दे देना ही क्या कहलाता है, हम उसमें पर्सोनिफिकेशन देखते हैं। ठीक, चलो अगला है अपोस्ट्रोफी। क्या है अगला, अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है, कभी भी किसी भी राइटिंग में आप देखे होंगे, है ना, जो निर्जीव चीजें होते हैं ना उनको संबोधित करते हुए भी कुछ चीजें लिखा जाता है। जैसे हम बोले ओ ट्री, ओ सन, ओ मून, ओ डेथ, वेयर इज योर स्टिंग, है ना, ए मृत्यु तुम्हारा स्टिंग कहाँ है ना। तो इस तरह का जो चीजें होता है, इस तरह के जो लाइन होते हैं, वहां पर अपोस्ट्रोफी होता है, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। अगला है हाइपरबोले। क्या है हाइपरबोले, है ना, अतिशयोक्ति अलंकार जो आप पढ़ते हैं ना उसी को हाइपरबोले कहा जाता है। हाइपरबोले का मतलब होता है किसी भी बातों को ना एकदम ज्यादा एग्जैजरेट कर बताया जाना, बढ़ा चढ़ाकर या चढ़ा बढ़ाकर बताया जाना। जहां पर ऐसा बहुत ही ज्यादा एग्जैजरेशन होता है ना, उसी को वहीं पर हमको हाइपरबोले देखने को मिलता है, ये फिगर ऑफ स्पीच। जैसे अगर मैं बोलूं आई हैव टोल्ड यू मिलियंस टाइम, है ना, मैंने ना तुमको कई लाखों बार, मिलियंस बार बताया है। हालांकि मिलियंस टाइम ऐसा बताते हैं क्या किसी बात को, अगर मैंने किसी को 10 बार भी बता दिया है और कोई अगर नहीं जान रहा है, नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसा हम बोल देते हैं ना, क्या बोल देते हैं कि आई हैव टोल्ड यू मिलियंस टाइम, मिलियंस टाइम। तो ऐसे किसी भी बातों को ना थोड़ा सा चढ़ा बढ़ाकर बताना क्या कहलाता है, हाइपरबोले वहां पर होता है। अगला है ऑक्सीमोरॉन। क्या है ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन ना यहाँ पर होता क्या है, विरोधाभास, मतलब दो कोई चीज हो जाते हैं, है ना, दो किसी चीजों को, दो कोई भी वर्ड में अपोजिट हम देखते हैं, क्या, दो विरोधाभास देखते हैं, दो शब्द उल्टा, एक दूसरे के उल्टा। ठीक है, जैसे अगर हम बोले ओपन सीक्रेट, क्या, ओपन सीक्रेट, ये क्या है, एक ओपन सीक्रेट है, ऐसा सीक्रेट है जिसको सब जानता है। ठीक है, तो ओपन होना, खुला होना, और सीक्रेट होना मतलब थोड़ा रहस्यमय होना, दोनों विरोध, एक विपरीत शब्द है, लेकिन साथ में इसको हम यूज में लाते हैं। तो ऑक्सीमोरॉन ये होता है ना। अगला है एंटीथेसिस। क्या है एंटीथेसिस, एंटीथेसिस भी लगभग इसी तरह का एक चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिलता है ना, लेकिन यहां पर कोई शब्दों के नहीं बल्कि दो अलग अलग आइडियाज के विरोधाभास हम देखते हैं। यहां शब्दों का विरोधाभास होता है, लेकिन यहां दो अलग अलग आइडियाज के विरोधाभास होते हैं, है ना। जैसे हम बोले कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, है ना, या गोल्डन, अगर हम ऐसा बोलते हैं, स्पीच इज सिल्वर, मतलब बोलना क्या है, वो चांदी के जैसा है, बट साइलेंस इज गोल्डन। तो वहां अपना दो अलग अलग आइडियाज है, मौन रहना नहीं सोने के समान है, तो दो अलग अलग आइडियाज है, दोनों एक दूसरे को के अपोजिट है, तो वो एंटीथेसिस यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं, है ना। विरोधोक्ति या विरोधाभासी पद है, ये यहाँ पर शब्द विरोध उल्टा होते हैं, यहाँ दो आइडियाज उल्टा होते हैं। अगला है आयरनी। आयरनी का मतलब होता है विडंबना या व्यंग्य कुछ होना, व्यंग्य वाले कोई बात होना, है ना, ऐसे कोई बातें आना जो थोड़ा सा उल्टा हो, उम्मीद के विपरीत हो, है ना। जैसे फायर स्टेशन में आग लग जाना, है ना, जहां पर फायर ब्रिगेड जो होते हैं, फायर स्टेशन जहां आग बुझाने वाली मशीन होती है, आग वहीं लग गया। पुलिस स्टेशन में चोरी हो जाना, है ना, द पुलिस स्टेशन रॉब्ड। तो ये क्या है, ये ना आयरनी है, विडंबना है एक तरह का, तो ये हो जाता है। पन में क्या देखते हैं, पन का मतलब होता है श्लीलेश, आप इसको पढ़े हैं हिंदी में, एक ही शब्द में कई तरह के अर्थ छुपा होना। यहां जब इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो पन का यूज ना बहुत सारे जगहों में मॉकिंग वे में किया जाता है, थोड़ा सा मजाक वाले कंडीशन में, मजाक वाली स्थिति में
किया जाता है ना, मतलब डबल मीनिंग कोई वर्ड्स बोले जाते हैं, ऐसे कोई वर्ड्स बोले जाते हैं जिनके दो अर्थ निकलते हो, द्विअर्थी वर्ड है ना। जैसे हम बोले कि एक सेंटेंस, बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड बिकॉज इट इज टू टायर्ड, है ना, टू टायर्ड। साइकिल खड़ा नहीं हो सकता, क्यों खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये टू टायर्ड है ना। तो आजकल जितने भी कॉमेडियंस स्टैंड अप कॉमेडी में द्विअर्थी वाले वर्ड यूज करते हैं ना, ठीक है, एक चीज को किसी दूसरे चीज को इंडिकेट करते हुए एक चीज बोलना है ना, वही पन कहलाता है। क्या, पन, ठीक है। टू टायर्ड है ना, मैंने बोला ना कि जो साइकिल है ना खुद से खड़ा नहीं हो सकता। क्यों खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि टू टायर्ड है, बहुत थका हुआ है, या टू टायर्ड अगर दो ही व्हील है। तो ये थोड़ा सा मजाकिया वे में इस तरह के जो सेंटेंस बोला जाता है द्विअर्थी वाला, वो क्या होता है, वहां पन होता है। एलिट्रेशन क्या होते हैं, इसको अनुप्रास अलंकार बोलते हो। अनुप्रास अलंकार में आप पढ़ते हैं, है ना, शब्दों का रिपीटेशन होता है। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन जब हो, ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड, वो भी कौन सा कॉन्सोनेंट साउंड, किसी भी लाइन में जो शुरू वाले शब्द है उनका जब रिपीटेशन हो तो वहां एलिट्रेशन होता है। जैसे हम बोले कि पीटर पाइपर, ये वाला आप देख सुने होंगे, पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स। यहां आप देखो, यहां पर ना इस लाइन में शुरू के सभी शब्द रिपीट हो रहे हैं, प प प प, है ना। तो इस कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन, कॉन्सोनेंट साउंड। तो इस तरह से किसी भी लाइन में जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं ना, 2 से 3 बार, 2 3 या 2 से ज्यादा बार, तो वहां अलिट्रेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। कुछ भी चीज पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें से पूछा गया, ठीक। तो अलिट्रेशन। अगला अगर हम चले, ओनोमोटोपिया। क्या है ओनोमोटोपिया? ओनोमोटोपिया क्या होता है, ये ना साउंड से रिलेटेड होता है। किससे? साउंड से रिलेटेड। जब भी किसी राइटिंग में, जहां भी किसी लाइन में किसी वस्तु का साउंड, या किसी भी चीज, किसी भी जीव का भी साउंड से रिलेटेड बातें हो, है ना, जैसे सांप, ठीक है, हिस वाले शब्द जहां हो, ठीक है, या जैसे बी है ना, तो बजिंग बी, ऐसे शब्द जहां पर हो, मधुमक्खी का भिनभिनाना, बजिंग बी, तो वहां पर ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलता है, ठीक है। राइटर्स क्या करते हैं, किसी भी जीव, किसी भी चीज का के साउंड को थोड़ा सा अपने राइटिंग्स को प्रभावी बनाने के लिए ना यूज में ला देते हैं, ठीक है। तो उन्हीं चीज को, वही उसी एलिमेंट को ओनोमोटोपिया कहा जाता है। यहां मुख्य रूप से हमको ध्वनि या साउंड दिखाई देता है, किसी भी वस्तु का, किसी भी जानवर का, या किसी भी चीज का, ठीक है। साउंड सबके साउंड अलग अलग होते हैं। अगर हम दरवाजा पर पुश करते हैं तो धम एक साउंड आता है ना। तो इस तरह से अलग अलग चीजों के आवाज से संबंधित जब बात होगा ना, तो वहां ओनोमोटोपिया फिगर ऑफ स्पीच होगा। पेपर में पूछा जाता है कैसे, कोई भी सेंटेंस दे देंगे, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है करके पूछेंगे, तो आपको पता रहेगा, तो आप डेफिनेटली इसको बता पाएंगे, है ना। तो ध्वनि संबंधित है कौन सा, ओनोमोटोपिया। नेक्स्ट है रिपीटेशन। क्या है रिपीटेशन? रिपीटेशन क्या होता है, किसी भी लाइन में जब कोई वर्ड ना बार बार रिपीट होगा, रन रन रन, है ना, तो वो वैसे जगह में हम रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। वो आसान है, किसी भी शब्दों का, कोई भी वर्ड का पुनरावृत्ति, शब्दों का रिपीटेशन, ठीक है। चलो अगला है एनाफोरा। एनाफोरा कहां पर होता है, ये ना प्रारंभिक पुनरावृत्ति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एनाफोरा को प्रारंभिक पुनरावृत्ति। ये क्या है? पुनरावृत्ति मतलब रिपीटेशन, कहीं भी शब्दों का रिपीटेशन हो जाएगा। ये है एनाफोरा, मतलब प्रारंभिक पुनरावृत्ति है। किसी भी सेंटेंस में जो कुछ वर्ड है, कोई भी एक वर्ड या फ्रेज, वो रिपीट होता है शुरू में। जैसे अगर हम बोले, है ना, कि वी वर्क वी सक्सेस, है ना, वी वर्क वी सक्सेस, तो ऐसा अगर हम 2-3 लाइन बोले जहां पर वी या वी सक्सेस है, ऐसा वी विल वर्क वी विल सक्सेस, ऐसा वी विल अगर आ रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, एनाफोरा हो जाएगा, ठीक है। अगला है एपिफोरा। एपिफोरा में ना थोड़ा सा जो सेंटेंस के खत्म होने वाले या अंतिम जो शब्द है या लाइन है वो रिपीट होता है, ठीक। चलो, तो रिपीटेशन से रिलेटेड तीनों कौन कौन सा, ये हो जाएगा शब्दों का रिपीटेशन बार, ये शुरुआती रिपीटेशन, ये अंतिम रिपीटेशन। अगला है क्लाइमेक्स। जब भी किसी सेंटेंस में, ठीक है, जब भी किसी सेंटेंस में कोई ऐसे बातें बताई गई हो जिसमें शुरू से लेकर ऐसे चढ़ते हुए, ऊपर जाते हुए सेंस नजर आए, है ना, ऊपर जाते हुए सेंस अगर नजर आए, तो वहां पर हमको क्लाइमेक्स देखने को मिलता है, ठीक है। क्लाइमेक्स देखने को मिलता है। जैसे ही केम, अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं, ही केम, ही सॉ एंड ही कॉन्कर,
ठीक है। He conquered. Yes sir. He came, he saw, he conquered. वह आया, उसने सब चीजों को देखा और वो जीत गया। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाते हुए नजर आया है ना। तो ये क्या कहलाता है? क्लाइमेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लाइमेक्स। और उसके जस्ट उल्टा होता है एंटी क्लाइमेक्स, है ना। एंटी क्लाइमेक्स में ना चीजें ना एक अच्छी स्थिति से डाउनफॉल होता है। ये क्या है? डाउन। क्लाइमेक्स का मतलब अच्छा 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 होते जाना और आखिरी में ना एक बढ़िया अंत होना। बढ़िया अंत, बढ़िया अंत। एक अच्छा अंत हम बोल सकते हैं, अच्छा अंत। और एंटी क्लाइमेक्स का मतलब होता है बेकार, बुरा अंत। बुरा अंत एंटी क्लाइमेक्स है ना। क्लाइमेक्स मतलब अच्छा अंत और एंटी क्लाइमेक्स मतलब बुरा अंत। जब हम, जैसे हम कोई चीज बोले, ही लॉस्ट हिज हाउस, हिज कार एंड हिज फेवरेट पेन, तो वो घटता जा रहा है। घटता जाना एंटी क्लाइमेक्स है ना, और बढ़ता जाना क्लाइमेक्स। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर देखने को मिलती है। अगला है मेटोनिमी। क्या है मेटोनिमी? मेटोनिमी क्या होता है? जब भी ना ये लक्षण है, लक्षण जब भी किसी एक चीज को, किसी एक वस्तु का, ठीक है, उनके कोई विशेष क्वालिटी के हिसाब से कोई एक विशेष संदर्भ में हम उपयोग करना स्टार्ट कर दें। जैसे हम ना क्राउन शब्द का यूज किस चीज के लिए करते हैं? रॉयल जो फैमिलीज है ना, उनके लिए हम क्राउन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, द ऑर्डर हैज बीन पास्ड फ्रॉम द क्राउन। ठीक है, द क्राउन हैज पास द ऑर्डर। क्राउन हैज पास द ऑर्डर में किसने ऑर्डर पास किया है? क्राउन ने नहीं, बल्कि जो रॉयल फैमिली है वहां से एक ऑर्डर आया है। जैसे हम व्हाइट हाउस का यूज करते हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। व्हाइट हाउस यूएस प्रेसिडेंट का हाउस है, लेकिन उस व्हाइट हाउस को हम अक्सर अमेरिकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है ना, पूरा पूरा प्रशासन के लिए हम व्हाइट हाउस शब्द यूज में ला देते हैं। तो वही ना मेटोनिमी कहलाता है। ठीक है, अगला है सिनेक्डकी। क्या? सिनेक्डकी। सिनेक्डकी मतलब क्या होता है? ये देखो, ये इसी के जैसा है, कंफ्यूजन होता है कई बार इससे, लेकिन यहां पर ना सीधा सीधा कोई एक चीज को उससे संबंधित दूसरे चीज के लिए यूज में ला लिया जाता है। इसमें मेटोनिमी में, है ना। जैसे क्राउन को रॉयल फैमिली के लिए यूज में ला दिया, व्हाइट हाउस को पूरा अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज में ला दिया। लेकिन यहां क्या होता है? किसी भी चीज के एक अंश को, एक पार्ट को, किसी भी चीज के एक पार्ट को पूरा होल उस संबंधित उनके चीजों के लिए यूज में ला दिया जाता है। जैसे हम बोलते हैं वी नीड सम एक्स्ट्रा हैंड, है ना, फॉर अवर फैक्ट्री। वी नीड सम एक्स्ट्रा हैंड फॉर अवर फैक्ट्री। अगर हम बोलते हैं हमें अपने फैक्ट्रीज के लिए, अपने मशीन के लिए कुछ एक्स्ट्रा हैंड्स की जरूरत है, तो एक्स्ट्रा हैंड्स की जरूरत है मतलब एक्स्ट्रा काम करने वाले हाथ की जरूरत है। मतलब वो बात किसका हो रहा है? लेबर्स का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? फिर वी नीड सम एक्स्ट्रा हैंड्स अगर बोल रहे हैं तो लेबर्स का बात हो रहा है। ठीक है, तो हैंड शब्द को लेबर्स लोगों के लिए वो यूज में ला दिया गया। तो ऐसे ही कोई भी किसी भी विशेष चीज के एक हिस्से को, एक पार्ट को ना उस संपूर्ण चीज के लिए यूज में लाना क्या कहलाता है? सिनेक्डकी कहलाता है। ठीक है, जैसे गाड़ी, कार के लिए भी हम कई बार व्हील शब्द का यूज करते हैं। व्हील, व्हील, हालांकि ये कार का एक चक्का ही है, लेकिन कई बार कार को बताने के लिए हम व्हील शब्द को यूज में ला देते हैं। तो किसी भी चीज के एक छोटे से एक पार्ट को, एक हिस्से को उस संपूर्ण चीज को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाना ही क्या कहलाता है? सिनेक्डकी कहलाता है। ठीक है, अगला है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट, है ना। ट्रांसफर्ड एपिथेट, यहां क्या होता है? कोई एक जो एडजेक्टिव या विशेषता होता है ना, कोई एक विशेषता या एडजेक्टिव, है ना, एक एडजेक्टिव का यूज लॉजिकली तो दूसरे के लिए होता है, लेकिन ग्रामेटिकली वो किसी और के लिए देखने को मिलता है। यहां इस जगह में हम ट्रांसफर्ड एपिथेट या स्थानांतरित विशेषण पाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि वी स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट। वी स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, हमने एक ऐसा रात गुजारा जहां पर हम सो नहीं पाए बढ़िया से। स्लीपलेस नाइट, तो स्लीपलेस नाइट, स्लीपलेस नाइट, है ना, मतलब ये रात को स्लीपलेस यहां पर बोला जा रहा है अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो। लेकिन लॉजिकली ये जो स्लीपलेस वर्ड है ना, वो हमारे लिए यूज हुआ है। हम नहीं सोए थे रात, ये रात नहीं सोया था ऐसा नहीं है भाई।
रात स्लीपलेस नहीं था, रात स्लीपलेस नहीं था। कौन स्लीपलेस थे? हम स्लीपलेस थे लास्ट नाइट। तो लेकिन ग्रामेटिकली स्लीपलेस नाइट, इसके लिए यहां पर ये स्लीपलेस वर्ड आ रहा है। ग्रामेटिकली अगर आप देखेंगे तो ये जो स्लीपलेस वर्ड है इसके लिए आ रहा है, लेकिन लॉजिकली ये स्लीपलेस वर्ड इसके लिए, हमारे लिए है। तो यहां ऐसी जगह में हम क्या देखते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट देखते हैं। क्या देखते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट चलते हैं। यूफेमिज्म, ये क्या है? यूफेमिज्म, यूफेमिज्म क्या होता है? जब भी किसी हार्श बात को, किसी कठिन बात को, किसी कोई ऐसा बात हो जो थोड़ा सा ठीक ना लगे, उसको सॉफ्ट वे में प्रेजेंट किया जाता है ना? उसको सॉफ्ट वे में प्रेजेंट किया जाना, सौम्योक्ति, सौम्यता लाना किसी भी चीज में, है ना? वहां पर हम क्या देखते हैं? यूफेमिज्म देखते हैं। जैसे किसी का डेथ हो गया तो ऐसा डायरेक्ट ना बोल के हम बोल देते हैं ही पास्ड अवे। हम क्या बोल देते हैं? ही पास्ड अवे, मतलब वो गुजर गए, है ना, या वो चले गए। हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं ना, तो यही क्या कहलाता है? यही यूफेमिज्म कहलाता है ना? ऐसी ही जगहों में यूफेमिज्म होता है। इसी को यूफेमिज्म, फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है। मतलब किसी हार्श बात को थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से, दूसरे तरीके से बोला जाना। ठीक, चलो अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है लाइटटिस। क्या है? लाइटटिस, लाइटटिस। लाइटटिस मतलब होता है न्यूनोक्ति। यहां पर आप देख रहे हो किसी भी पॉजिटिव बात को ना नकारात्मक रूप से हम उस बात को इंडिकेट करते हैं, नेगेटिव सेंस में बताकर। जैसे हमको बोलना होता है कि ये कैसा लगा, खाना कैसा लगा, तो आप बोलोगे अच्छा लगा नहीं, इसके जगह में आप क्या बोलोगे? इट वॉज नॉट बैड, नॉट बैड, नॉट बैड, बुरा नहीं था। तो ये जो हम बोल रहे हैं वही लाइटटिस कहलाता है। ऐसे जगहों में जब किसी बात को हम नेगेटिव सेंस में इंडिकेट करते हैं, ही इज नॉट अ बैड मैन, ही इज, हाँ वो बेकार तो नहीं है, बुरा नहीं है वो, मतलब वो अच्छा है। तो ये लाइटटिस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभासी सत्य। कुछ ऐसा बात बताना, जो दो ऐसा स्टेटमेंट देना जो एक दूसरे के अपोजिट हो, है ना, विरोधाभासी। जैसे अगर मैं बोलूं आई नो दैट आई नो नथिंग, है ना, आई नो दैट, मैं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं? दैट आई डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, तो यहां इस जगह में ना दो ऐसी बात मैं बता रहा हूं जो दोनों विरोधाभासी, उल्टा उल्टा। मैं जानता तो हूं, और क्या मैं जानता हूं? कि मैं कुछ नहीं जानता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम देखेंगे इसको। वहां पैराडॉक्स होता है। अल्यूजन, अल्यूजन का मतलब होता है, अल्यूजन का मतलब होता है किसी को रिफरेंस देते हुए कुछ बोलना, किसी को रिफरेंस करते हुए, किसी को रिफरेंस करते हुए कुछ बोलना। ठीक है, रिफरेंस करते हुए मतलब कोई एक बात बोलना, लेकिन वो बात किसी और व्यक्ति को रिफरेंस करते हुए। जैसे अगर हम बोले, है ना, और वो कौन, किसको रिफरेंस करेंगे? ऐसा कोई चीज, कोई वस्तु, कोई आदमी जो ऑलरेडी बहुत फेमस हो, उनको रिफरेंस करते हुए हम कुछ बोलते हैं जब भी। जैसे हम बोले कि ही इज द रोमियो ऑफ आवर कॉलोनी, ही इज सलमान खान ऑफ आवर कॉलोनी, है ना। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो फेमस है, उनको रिफरेंस करते हुए किसी की क्वालिटी को बताना। ठीक है, हम ही इज द रोमियो अगर हम बोल दे रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं? उनकी कोई विशेष क्वालिटी होगा जो उनसे मिलता जुलता होगा रोमियो से, तो बोल रहे हैं ही इज द रोमियो, है ना। तो ऐसे जगहों में जहां हम किसी को का रिफरेंस देकर किसी को कुछ बोलते हैं, वहां अल्यूजन होता है। एक और है रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है, कई बार ना हम ऐसा प्रश्न देखते हैं जिनका मकसद उत्तर जानना नहीं होता, है ना। दुनिया में कौन खुश नहीं रहना चाहता यार, ऐसा हम बोलते हैं कई बातों बातों में, है ना। कौन है इस दुनिया में जो खुश नहीं रहना चाहता? तो ऐसा हम ना प्रश्न, ये प्रश्न वाले सेंस में है, लेकिन हम इसका उत्तर नहीं चाह रहे किसी से। बताओ बताओ ये दुनिया में कौन है जो खुशी नहीं चाहता, ऐसा हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं, बस एक बोला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन रिटोरिकल क्वेश्चंस कहलाते हैं, जिनको बिना आंसर के उम्मीद से बोला जाता है या पूछा जाता है। अगला इमेजरी, इमेजरी, है ना। इमेजरी मतलब होता है जब भी राइटर्स अपने राइटिंग में कुछ पढ़ने वाले या ऑडियंस के मन में, रीडर के मन में कोई विशेष कल्पना जागृत करें, वैसे जगह में हम इमेजरी देखते हैं, है ना। यहाँ पर कोई विशेष दृश्य का वर्णन होगा, है ना, कोई विशेष किसी के क्वालिटी का वर्णन होगा। तो ऐसे जगहों में हम क्या देखते हैं? एक विशेष फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं, जो कि है इमेजरी, है ना। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है ना, जो हमको हमारे एग्जाम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इन सारे फिगर ऑफ स्पीच को ना वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कि है सिमिले, है ना। सिमिले,
सिमिले का जैसे कि हमने ऊपर मीनिंग समझ लिया, सिमिले का मतलब होता है उपमा। जब भी किसी को किसी से कंपेयर किया जाता है, कैसे कंपेयर करेंगे, एज या लाइक के साथ, किसी को किसी का उपमा देना उनके किसी विशेष क्वालिटी के बेस पर, है ना, तो वो क्या कहलाता है, यहां पर सिमिले कहलाता है। ठीक है, ओके, जैसे हम बोले यहां पर एग्जांपल देखो, ठीक है, ये सिमिले में अगर जो कुछ विशेष बातें आप और देखना चाहें, है ना, तो ये एक तो विशेष बात लाइक और एज से कंपेयर होता है ना, एज लाइक से या सिर्फ एज से या एज से, ठीक है। तो अच्छा, और ये कंपैरिजन क्यों होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटीज मिलते रहेगा उनसे तो होता है ना, कुछ सिमिलैरिटीज होगी तो उस तरह के कंपैरिजन होता है। जैसे कोई बहुत सुंदर है तो उनको हम बोल देते हैं चांद के जैसा सुंदर, है ना, शी इज ब्यूटीफुल लाइक मून, तो ये इस तरह का से जो सिमिलर होता है। यहां पर अब देखो, है ना, कुछ एग्जांपल समझते हैं। ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, ही इज एज ब्रेव एज लॉयन, वो शेर के जैसा क्या है, बहादुर है। अगला, हर फेस शाइन्स लाइक द मून, उनका ना फेस है ना वो चमकता है, वो कैसे चमकता है, लाइक द मून, चंद्रमा के जैसा, चंद्रमा के जैसे उनके फेस चमकते हैं, है ना। द चाइल्ड रेन लाइक द विंड, है ना, द चाइल्ड रेन लाइक द विंड, हवा के जैसा दौड़ते हैं बच्चे, हवा के जैसे। तो के जैसे वाला जब भी सेंस आए ना, के जैसे वाला जब भी सेंस आए वहां पर सिमिले होगा, ठीक है, याद रखना। सिर्फ आपको यही देखना है, एज, है ना, या तो एज इस तरह से, या तो लाइक, ये ऐसे वर्ड्स आपको दिखेंगे। हिज वॉइस इज एज स्वीट एज हनी, उनका जो आवाज है ना, मधुर मधुर मधु के जैसा या हनी के जैसा मीठा है, उनका जो आवाज है वो हनी के जैसा मीठा है, ठीक है, मधुरस के जैसा है, बहुत मधुर है, जो बोलते हैं उनको स्वर बहुत मधुर है, वही वाला, ठीक। ओके, अगला है द स्टार्स लुक्ड लाइक डायमंड इन द स्काई, स्टार्स जो है वो ना आसमान में डायमंड के जैसा दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, डायमंड के जैसे, लाइक डायमंड्स। तो किसी का तुलना, हालांकि यहां पर भी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है लेकिन एज या लाइक के साथ होता है, ठीक है। अगर हम सिमिले के कुछ एग्जाम्पल लिटरेचर से भी अगर देखें, ठीक है, तो रॉबर्ट बर्न्स का एक लाइन है, अ रेड रेड रोज, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, है ना। उसने अपने लव को, ठीक है, अपने बिलव्ड को रेड रेड रोज मतलब रेड रोज कहा, ठीक है, रेड रोज कहा नहीं, रेड रोज के जैसा कहा, रेड रोज के जैसे, है ना, लाइक अ रेड। अगर ये लाइक वर्ड नहीं रहता ना तो वो क्या हो जाता, मेटाफोर हो जाता, ठीक। द वर्ड लाइक मेक्स द कंपैरिजन एक्सप्लिसिट, ठीक है, ये जो हाँ ठीक है, ये जो लाइक वर्ड है वो सीधा सीधा इनका एक तुलना कर रहा है के जैसे के साथ, ठीक। एक और है एज यू लाइक इट, से शेक्सपियर का ये जो राइटिंग है एज यू लाइक इट, उसमें लाइक एन अप्रैल डे, लाइक एन अप्रैल डे, है ना, लाइक एन अप्रैल डे। तो लाइक शब्द के साथ जो भी तुलना कंपैरिजन होता है वहां पर आपको सिमिले देखने को मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन नॉर्मली मेक्ड बाय लाइक और एज, डायरेक्ट कंपैरिजन यहां भी होता है लेकिन ये कैसे बनता है, लाइक और एज के द्वारा, ठीक। तो सिमिले से रिलेटेड इतनी ही बातें आप लोगों के लिए सफिशिएंट है, काफी है, ठीक है। अगला चलते हैं मेटाफोर में। देखो, मेटाफोर का हिंदी मतलब होता है रूपक, उन किसी के रूप रंग के हिसाब से यहां भी डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, लेकिन डायरेक्ट कंपैरिजन किसी एज या इनके ऐसे नहीं होगा, बल्कि उनको डायरेक्टली डिस्क्राइब कर दिया जाता है एक किसी एक चीजों के जैसा, ठीक है। एग्जांपल देखो, टाइम इज मनी जो हम बोलते हैं, है ना, टाइम इज थीफ या टाइम इज मनी, समय क्या है, समय पैसा है, टाइम इज मनी, तो समय को सीधा सीधा मनी पैसा बोल दिया जाना, ये क्या है, मेटाफोर है ना। हर आइज आर स्टार्स, द वर्ल्ड इज अ स्टेज, ये दुनिया एक रंगमंच है, ये दुनिया क्या है, एक रंगमंच, दुनिया को सीधा सीधा एक स्टेज बोल दिया गया, एक रंगमंच बोल दिया गया, है ना। हर आइज आर स्टार्स, उनके आंखें स्टार्स है ना, तारे हैं, तो उनकी आंखों को डायरेक्टली क्या बोल दिया गया, तारे के जैसा, लाइक बोल देते तो सिमिलर हो जाता, है ना, या एज या लाइक बोल देते तो सिमिलर हो जाता, लेकिन नहीं बोला गया, डायरेक्ट कंपैरिजन। ही इज द पिलर ऑफ द फैमिली, ही इज द पिलर ऑफ द फैमिली, वो अपनी फैमिली का स्तंभ है, पिलर है, तो उनको सीधा सीधा क्या बोल दिया गया, पिलर बोल दिया गया किसी व्यक्ति को, है ना। द क्लासरूम वॉज अ जू, द क्लासरूम वॉज अ जू, कक्षा ना चिड़ियाघर है पूरा, ये जो कक्षा है ना ये पूरा चिड़ियाघर है, तो कक्षा को चिड़ियाघर बोल दिया गया।
चिड़ियाघर के जैसा है नहीं, चिड़ियाघर बोल दिया गया सीधा, ठीक। ओके, शेक्सपियर की एक राइटिंग है एज यू लाइक इट, है ना, उसमें एक लाइन है ऑल द वर्ड्स स्टेज, है ना, ये वाला ऑल द वर्ड्स स्टेज। तो यहाँ इस लाइन में आप मेटाफॉर देख रहे हैं, है ना। उसी तरह से एक और आप देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक राइटिंग है द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन, उस, है ना, उसमें आप देखते हैं द रोड रिप्रेजेंट लाइफ चॉइस, द रोड रिप्रेजेंट्स लाइफ चॉइस, है ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, रोड को सीधा सीधा मेटाफोरिकली यूज किया गया है, किसके लिए, लाइफ के चॉइस के लिए, ठीक है, लाइफ के चॉइस के लिए, ठीक है, लाइफ के चॉइस के लिए। मतलब जो जिंदगी में हम कुछ भी चीज चुनते हैं वो उसके लिए रोड को रिप्रेजेंट किया गया है, मतलब रोड को डायरेक्टली हमारे लाइफ का चॉइस बोला गया है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया मेटाफॉर। सिमिले में होता है एज या लाइक या एज एस से कंपैरिजन, और मेटाफॉर में होता है डायरेक्ट कंपैरिजन बिना एज या लाइक के। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। क्या है पर्सोनिफिकेशन में हमने चर्चा किया था, जब भी किसी भी निर्जीव चीजों में लिविंग बींग्स, सजीव कुछ क्वालिटीज दिखाए जाते हैं, मानवीकरण बोल दिया जाता है इसको, है ना, मानवीकरण अलंकार के रूप में पढ़ते हो आप हिंदी में। तो किसी भी निर्जीव चीजों में कोई सजीव विशेषता बताया जाना, है ना। सजीव का विशेषता का मतलब देखो, जीवित प्राणी में, जीवित चीजों में क्या रहता है, जैसे ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, ह्यूमन क्वालिटीज को मुख्य रूप से यहाँ पर महत्व दिया जाता है। निर्जीव चीजों में मानवीय क्वालिटीज को दिखाया जाना, इसी कारण से मानवीकरण अलंकार बोलते हैं ना, पर्सोनिफिकेशन। अब मानवीय क्वालिटी जैसे कोई इमोशन, एक्शन, एबिलिटी, ठीक है, और कोई हाँ ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। जैसे हंसना बोल दिया, जैसे हमने बोला सूर्य हंस रहा है, हंसते हैं, द सन लव्ड इट अस, तो सूर्य एक्चुअल में हंसते तो नहीं है, वो तो नॉन लिविंग बीइंग है ना, लेकिन उनमें आदमी की क्वालिटी दिखा दिया जा रहा है। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्री, द विंड, हवा, विस्पर्ड फुसफुसाना, विस्पर्ड करना, थ्रू द ट्री, पेड़ में से हवा कैसे कर रहे हैं, विस्परिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर विस्पर्ड करना मतलब वो एक कुछ आवाज निकालना, फुसफुसाना, विस्पर्ड करना, तो वो आदमी की क्वालिटी है, पेड़ की नहीं, है ना, सॉरी हवा की नहीं। तो यहाँ पर ये विंड विस्पर्ड बोल दिया, मतलब यहीं पर क्या हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया। अगला, द सन स्माइल अपॉन अस, है ना, सूर्य हम पर हंसा, तो सूर्य हंसते नहीं है, पर्सोनिफिकेशन। द फ्लावर्स डांस्ड इन द ब्रीज, है ना, जो फूल है वो डांस कर रहे हैं हवा में लहरा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो फूल डांस नहीं करते, है ना, तो फ्लावर को लेकिन डांस कर रहा है बोल दिया जाए, या डांस किए बोल दिए, तो यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। द मून वॉच्ड ओवर द विलेज, जो मून है वो गांव की ओर देख रहे हैं, है ना, तो जो मून है, चंद्रमा है, वो देखते तो नहीं, लेकिन बोला जा रहा है कि मून वॉच्ड, तो यहां भी पर्सोनिफिकेशन हो गया। द एंग्री स्टॉर्म, तूफान को गुस्सैल तूफान, तो तूफान के साथ एक क्वालिटी तूफान के साथ एक क्वालिटी को ऐड कर दिया गया, लिंक कर दिया गया है, कौन सा क्वालिटी, गुस्सा तूफान गुस्सा नहीं होंगे। तो वही है, ह्यूमन बींग्स वाले जो क्वालिटीज होते हैं, कुछ भी इमोशन, एक्शन या एबिलिटी, क्षमता, ठीक है, उनको डाल देना किसी निर्जीव चीजों में मानवीय क्वालिटी को डाल देना ही पर्सोनिफिकेशन है, एक लाइन में अगर हम देखें तो, ठीक है। चलो समझते हैं इनके और कुछ एग्जांपल लिटरेचर से, है ना। ये जो डेफोडिल्स एक चैप्टर है ना विलियम वर्ड्सवर्थ का, है ना, वहां ना ये लाइन आपको देखने को मिलता है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, ठीक है, डेफोडिल्स फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ठीक है, ये जो फूल है डेफोडिल्स का फ्लावर जो है वो डांस कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं हवा में, तो वहां पर पर्सोनिफिकेशन हो गया, ठीक है। विलियम ब्लैक का एक राइटिंग है द सिक रोज, वहां पर ओ रोज द आर्ट सिक, है ना, तो रोज को बीमार बता दिए गए हैं, है ना, ठीक है, क्या आप बीमार हैं, ए रोज क्या तुम बीमार हो, तो ये बीमार तो रोज नहीं होते भाई, है ना, ये तो सब बीमार होना मानव की क्वालिटीज है। तो ये इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में मानव की क्वालिटीज, लिविंग बींग्स की क्वालिटीज डाल दिया जाना ही क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है, जहां पर हमको किसी भी, यहां भी बात होती है निर्जीव चीजों का, यहां भी बात किसका होगा, निर्जीव। देखो पर्सोनिफिकेशन में भी निर्जीव चीजों का बात होता है, और अपोस्ट्रोफी में भी निर्जीव वस्तुओं का, निर्जीव चीजों के बात होता है।
पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव चीजों में ना मानव वाला क्वालिटी को दर्शाया जाता है, लेकिन अपॉस्ट्रोफी में निर्जीव चीजों को संबोधित किया जाता है। क्या किया जाता है? संबोधित करना। मतलब संबोधित करना मतलब एकदम आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो निर्जीव चीजों से बात करना, निर्जीव चीजों से बात कर, कुछ बोलना। राइटिंग्स में आप देखोगे, कई सारे राइटिंग्स में आप देखते हैं, जो राइटर्स होते हैं ना, अपने राइटिंग्स में कुछ ऐसे लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसे लाइंस दिखाते हैं जहां पर वो डायरेक्ट ना किसी निर्जीव चीजों से बात कर रहे होते हैं। जैसे ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, तुम्हारा तुम्हारा दर्द, तुम्हारा पेन कहाँ है? ए मृत्यु, तुम्हारा पेन कहाँ है? मृत्यु से बात कर रहे हैं, ठीक है। ओ मून गाइड मी टुनाइट, हे चंद्रमा मेरे को आज गाइड करना, मुझे रास्ता दिखाना, तो चंद्रमा से बात कर रहे हैं। ओ फ्रीडम हाउ प्रीसियस यू आर, ओ स्वतंत्रता कितना बढ़िया हो तुम, कई बार ऐसा बोलते हैं ना। तो नॉन लिविंग थिंग्स को, कोई फीलिंग्स को, कोई आइडियाज को, है ना, कोई पर्सन, कोई डेड पर्सन, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीजें, अमूर्त कोई चीज, अमूर्त चीज भी है ना, जैसे फ्रीडम अमूर्त चीज है, ठीक है, उनको उनको एड्रेस करना, उनको संबोधित करना ही अपॉस्ट्रोफी कहलाता है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यहां भी एक अपॉस्ट्रोफी है। स्टार नॉन लिविंग थिंग है, उनको क्या बोल रहे हैं? हाउ आई वंडर व्हाट यू, उनसे बात कर रहे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ए चमकते हुए तारे, है ना, तुम कितना क्या हो? हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तुम, मैं हमेशा अचंभित रहता हूं कि तुम क्या हो। लेकिन तो ये वाला लाइन ना स्टार को संबोधित करते हुए बोला गया है ना। अगला, ओ जस्टिस वेयर हैव यू गॉन, ओ जस्टिस, ए न्याय तुम कहां चले गए हो, कई बार ऐसा बोला जाता है ना। तो ये इस तरह के जो हमको इनपुट्स या एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं किसी भी राइटिंग में, है ना, इस तरह के चीजें जब हमको देखने को मिलती है किसी भी राइटिंग में, चाहे कोई पोयम हो, चाहे कोई प्रोज हो, किसी भी राइटिंग में, तो हम वहां पर अपॉस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच पाते हैं। ठीक है भाई, चलिए एक और देख लेते हैं। ये राइटर्स के द्वारा और लिटरेचर में यूज हुआ फिगर, ये अपॉस्ट्रोफी देखते हैं, है ना। जैसे ऑल टू नाइटिंगेल में ओ नाइटिंगेल बोला गया है ना, नाइटिंगेल जो है उनको संबोधित करते हुए। द पोएट डायरेक्टली एड्रेस द नाइटिंगेल, है ना, नाइटिंगेल को डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं। हालांकि नाइटिंगेल क्या होते हैं? एक पक्षी है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उनसे ऐसे डायरेक्ट बात नहीं करते। वैसे हम ह्यूमन बींग्स उनसे डायरेक्ट बात करते हैं क्या? नहीं, तो उनको संबोधित करते हुए, तो किसी को संबोधित करते हुए जब भी कोई बात बोली जाती है ना, जब भी कोई बात बोली जाती है तो यहां पर हम अपॉस्ट्रोफी पाते हैं, ठीक है। किसको किसको संबोधन हो सकता है, ये यहां पर थोड़ा देखो, है ना, ये संबोधन किसको किसको हो सकता है? कोई एब्स्ट्रैक्ट एब्सेंट पर, हाँ ठीक है, एब्सेंट पर्सन को भी संबोधन हो सकता है, ये भी विशेष बात है जिनको हम स्किप कर रहे थे ना। एब्सेंट जो व्यक्ति यहां पर नहीं है ना, उनको भी इनडायरेक्टली जब हम कुछ बोल दे रहते हैं, है ना, तो वहां भी एपोस्ट्रोफी होगा। कोई एब्सेंट पर्सन को भी, कोई मृत पर्सन को भी, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी, या कोई नॉन लिविंग थिंग को भी। सिर्फ नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है, ये भी विशेष बात है, याद रखो, सिर्फ निर्जीव चीजों को बस नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति जो अभी उपस्थित नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति जो जिनका डेथ हो गया है, या कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, या कोई नॉन लिविंग थिंग्स, इतने चीजें हैं जिनको संबोधित किया जाता है, वहां पर क्या होगा? अपॉस्ट्रोफी होगा। ओ शब्द को देखो, ओ पहचान सकते हो या इसको देख के, हालांकि सब जगह नहीं होगा, लेकिन ज्यादातर जगहों में आप देख रहे हो ना ओ शब्द को, ठीक है। अगला देख लो, वर्ल्ड वर्थ का ये भी देख लो, मिल्टन, मिल्टन द शुडंट बी लिविंग एट दिस ठीक है, ये मिल्टन को जो वहां उपस्थित नहीं है उनको बोला जा रहा है द शुडंट बी लिविंग एट दिस तुम्हें इस जगह पे होना नहीं था या होना था, है ना, क्या तुम्हें अभी नहीं होना था यहाँ, तो ऐसा है ना, इस समय में तुमको यहाँ नहीं होना था, या तो इस तरह से मिल्टन को जो अभी नहीं है, जो प्रेजेंट नहीं है, एट प्रेजेंट नहीं है, उनको याद करते हुए, उनको संबोधित करते हुए ये लाइन बोला गया है, ठीक है। द पोएट डायरेक्टली एड्रेस्ड मिल्टन हु वाज डेड, ठीक है, जो तो उनका मृत्यु हो चुका है, मृत्यु होने के बाद उनको ऐसे एड्रेस किया जाना। तो ऐसे हम किसी ऐसे व्यक्ति को भी जब एड्रेस करते हुए देखते हैं जो अब नहीं है या अब अनुपस्थित है यहाँ इस जगह में, तो भी क्या अपॉस्ट्रोफी हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी को याद रख लेना, ठीक है। एक तो डायरेक्ट एड्रेस किसी व्यक्ति को जो एब्सेंट है या मृत हो गया है या नॉन लिविंग थिंग्स है ना, तो वहां पर हम क्या देखते हैं? अपॉस्ट्रोफी देखते हैं, ठीक। चलो, तो फिगर ऑफ स्पीच के आज के क्लास में
इतना ही है ना। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं।